हेलो बच्चों। ऐसी वेजिटेशन जो नेचुरली हो रही है उसमें कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लग रहा, राइट? तो द थिंग इज कि हर जगह के हिसाब से उनके एनिमल्स भी होते हैं, इसीलिए वाइल्ड लाइफ, इसीलिए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तभी चैप्टर में दोनों चीजें हैं क्योंकि दे आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, अपनी ग्रीड के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमारा फौना भी खत्म होने लग गया है, हमारा फ्लोरा भी खत्म होने लग गया है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स खत्म नहीं हो रहे हैं लेकिन फ्लोरा फौना खत्म हो रहा है बिकॉज ह्यूमन बींग्स की नीड पे हम ऐसे लालची लोग हैं कि हमें चाहिए, हमें ओवर एक्सप्लॉइट करना है। Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine. You all are hale and hearty. My name is Tanya Sharma. I welcome you all to the Physics Wala Foundation channel Sprint Batch. Alright, so with this we'll be completing our geography's last chapter of our coursework, that is natural vegetation and wildlife, which is very easy chapter. बहुत ज़्यादा easy chapter, इतना stress लेने वाला chapter नहीं है, but of course थोड़े concepts हैं, we will be completing in one shot. ठीक है, one shot में we'll be completing the entire chapter और बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है. We will complete this chapter. उसके बाद you can do your revision and you can do your अच्छे से preparation कर सकते हो अपनी स्कूल के एग्जाम्स के लिए. Alright, without wasting any time, let us start. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दिखने में ही कितना सुंदर नाम है. वेजिटेशन की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? वाइल्ड लाइफ की. ये कॉन्सेप्ट कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है. वेजिटेशन की बात हो रही है जहाँ पे वेजिटेशन हो रहा है, दैट इज नेचुरल. और वाइल्ड लाइफ तो हमें पता है, वाइल्ड लाइफ क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं ना. बस इन्हीं के बारे में हमने आज पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, वेजिटेशन की बात करें, दैट इज नाम से ही ऐसी वेजिटेशन जो नेचुरली हो रही है, उसमें कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लग रहा, राइट? अ वेजिटेशन विच इज हैपनिंग नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन हेड. यहीं से अब नाम से ही समझ जाना है. सो विदाउट एनी ह्यूमन एड, मतलब इसमें कोई इंसान का कोई भी हेल्प नहीं है, अपने आप हो रहा है, नेचुरली हो रहा है. नाम से ही समझ गए, नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, अब ये इसको हम बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन ऑल्सो. वर्जिन वेजिटेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज प्योर, अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड्स. अपने आप होता है, प्योर होती है, अनटच्ड, विदाउट एनी ह्यूमन हेड, अनटच्ड. ठीक है, अपने आप हो रही है, इसमें कोई ह्यूमन बीइंग जाके कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा कि अपने आप उसमें ग्रो हो रहा है, अपने आप हो रहा है नेचुरली. गॉड गिफ्ट बोलते हैं, राइट? तो दैट इज आवर नेचुरल वेजिटेशन. अब ऐसी नेचुरल वेजिटेशन हमारी इंडिया की कंट्री में बहुत ज्यादा है, डाइवर्स. कहते हैं ना, हर चीज में, हमारे इंडिया में हर चीज में डाइवर्सिटी है. तो नेचुरल वेजिटेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. बहुत ज़्यादा डाइवर्स मतलब हर एक कोने में आप देखोगे हरियाली हरियाली है. वेजिटेशन ही वेजिटेशन है जहाँ पे हमारी कोई मतलब ह्यूमन एड नहीं है, हमारे हेल्प के बिना ग्रो हो रहा है, नेचुरली है, तभी तो गॉड गिफ्ट बोलते हैं उसको, राइट? इसमें क्या आता है, वेजिटेशन में क्या आता है? ऑफ कोर्स इसके अलावा हम दो तीन चीज़ें और पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, जो कि होता है हमारा फ्लोरा. फ्लोरा क्या होता है? I'll change the color. Okay. फ्लोरा किसे बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन का प्लांट सिस्टम. ठीक है, फ्लोरा FL है, फ्लावर, फ्लोरा, ऐसे याद करना है. कभी कभार कंफ्यूज होता है फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे, कंफ्यूजन हो जाती है. फ्लोरा, फ्लावर. ठीक है, तो एनी पर्टिकुलर रीजन का अगर हम देखें, एनी पर्टिकुलर रीजन का, इफ वी सी द प्लांट सिस्टम, ठीक है, दैट इज नोन एज फ्लोरा. उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं. इजी पीजी. ये तो हमें ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है. ठीक है, सेम ऐसा फौना क्या होता है जो हमारे वाइल्ड लाइफ हम पढ़ने जा रहे हैं. फौना इज दी किसी पर्टिकुलर रीजन का एनिमल स्पीशीज, उसको बोलते हैं. ठीक है, एनी पर्टिकुलर रीजन का एनिमल स्पीशीज, रीजन के एनिमल स्पीशीज.
दैट इज नोन एज फौना। और इसमें भी प्लांट स्पीशीज बोल सकते हैं, प्लांट सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में हम स्पीशीज बोल सकते हैं। स्पीशीज का मतलब क्या, जातियां, बहुत सारे टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, बहुत सारे टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, किसी पर्टिकुलर रीजन के अलग हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के अलग है, तो ऑफ कोर्स उसको बोला जाएगा फ्लोरा एंड फौना। और हमारे इंडिया में, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में ये चीज क्या है, डाइवर्स है, तभी इसको हमने पूरा चैप्टर दिया है ज्योग्राफी के अंदर, तभी अलग से चैप्टर है, क्योंकि ऑफ कोर्स दीज आर डाइवर्स है, बहुत ज्यादा है, अलग अलग जातियां हैं, ठीक है। इसलिए ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे और इवन 11th-12th में भी पढ़ेंगे, राइट। समझ आ गया नेचुरल वेजिटेशन। अब इसमें वाइल्ड लाइफ क्यों जुड़ी हुई है, बिकॉज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरलिंक्ड, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। अब फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, वहां के डॉग्स हम देखते हैं, यहाँ के हमारे स्ट्रीट डॉग्स इतने फर वाले नहीं होते, वहां के स्ट्रीट डॉग्स मतलब वहां के जो आवारा डॉग्स हैं, जो पालतू नहीं है अलग से, वहां के फर वाले होते हैं, एकदम गफी गफी डॉग्स। क्यों, बिकॉज हर एक जगह के हिसाब से उसकी वाइल्ड लाइफ चुनी जाती है, राइट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि पोला बेयर्स कहाँ फाइंड होते हैं, आइज में, क्योंकि उनके पास अलग तरीके का क्या होता है, चमड़ी होती है, इसलिए हर जगह के हिसाब से उसकी वाइल्ड लाइफ चूज की जाती है। हमने नहीं चूज की है, भगवान ने की, दैट इज ऑल नेचुरल, मैंने नहीं चूज की। तो द थिंग इज कि हर जगह के हिसाब से उनके एनिमल्स भी होते हैं, इसीलिए वाइल्ड लाइफ, इसीलिए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तभी चैप्टर में दोनों चीजें हैं, क्योंकि दे आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। अब हम पहले वेजिटेशन की बात करेंगे, ठीक है, वेजिटेशन पे आ जाए। नाउ देयर आर फैक्टर्स रिलेटेड टू वेजिटेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी वेजिटेशन का। तो सबसे पहले हम इसको ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फैक्टर्स रिलेटेड टू, ये वेजिटेशन है, आई एम राइटिंग ऑन टॉप, दीज आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट vegetation, not only vegetation, we are talking about natural vegetation, ये ध्यान में रखना है, वेजिटेशन दैट इज हैपनिंग नेचुरली, उसको नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। ऑलराइट, सो दो होते हैं हमारे फीचर्स यहाँ पे। सबसे पहले आता है हमारा रिलीफ मतलब फिजिकल फीचर्स, ठीक है। अब फिजिकल फीचर्स में क्या आता है हमारा, दो चीजें। फिजिकल फीचर्स में व्हाट हैपेंस, कम्स टू थिंग्स, दैट इज लैंड एंड सॉइल, ठीक है। ऑफ कोर्स फिजिकल फीचर्स की बात हो रही है, वेजिटेशन की बात हो रही है, जो अपने आप हो रही है, तो उसके अंदर दो चीजें कौन सी आती है, फर्स्ट इज लैंड, द अदर वन इज सॉइल। अब लैंड क्या है, लैंड मतलब जगह, जैसे मैंने बोला, जैसी जगह होगी उसके हिसाब से तो वेजिटेशन होगी। अब जैसे कि अगर आप जाते हो पहाड़ों पे, वहां पे तो ऐसे इतने ज्यादा कैसे होते हैं, कोनिकल ट्रीज होते हैं, वो क्रिसमस ट्री देखते हैं ना, ऐसे वाले, तो वो कैसे होते हैं, वो पहाड़ों पे पाए जाते हैं। और उनके स्लोप्स क्यों होते हैं, बिकॉज क्यों होते हैं उनके स्लोप्स, अगर बर्फ आए तो आराम से उनकी जो बर्फ की वो है वो आराम से स्लाइड हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हर जगह के हिसाब से नेचुरली वहां की वेजिटेशन वैसे ही बनती है जिस हिसाब से लैंड होगा, ठीक है। अब सेम गोज विद सॉइल, जैसे सॉइल होगी उस हिसाब से उनके ट्रीज या प्लांट्स ग्रो होंगे। फॉर एग्जांपल, अब हम डेजर्ट में जाते हैं, सैंडी सॉइल होती है ना, एकदम रेत होती है ना, एकदम बुरी सी, एकदम से दाने दाने वाले, तो उसमें क्या उगता है, वहां पे उगता है कैक्टस। क्यों उगता है कैक्टस वहां पे क्यों नहीं उग सकता, वेट एरिया में जहाँ पे बारिशें आती हैं, क्यों नहीं उग सकता, बिकॉज कैक्टस के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम है कि वो नीचे डेप्थ रूट से जाके मॉइस्चर उठा लेता है, उसको ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं है, वो डेजर्ट में भी उग सकता है, ठीक है। सेम गोज विद, सेम बात होगी ना, लैंड और सॉइल में डिफरेंस यही है। और आते क्या है रिलीफ फिजिकल फीचर्स में। ऑन द अदर हैंड क्या अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, दैट इज इट्स क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है, ऑफ कोर्स एक पूरा चैप्टर पढ़ा है क्लाइमेट पे, आपने आसन से ने पढ़ाया आपको, क्लाइमेट कितनी बड़ी चीज है, हवा कहाँ से आती है, बारिश कहाँ से आती है ना, कितना बड़ा चीज है। अब क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है हमारा, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं ना, बी इट आपका ड्रेनेज, ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंटरलिंक्ड होते हैं। तो हमेशा ये नहीं कि नया चैप्टर पढ़े तो पुराना भूल जाए, कुछ हमें इंटर कनेक्ट करना पड़ता है, इधर से उधर, राइट। तो जब हम क्लाइमेट करें, क्लाइमेट अफेक्ट्स आवर नेचुरल वेजिटेशन, हाउ, अभी देखते हैं इसके अंदर भी कितने आते हैं। इसके अंदर
3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स इट्स टेम्परेचर, इंटरलिंक्ड है ये भी, ठीक है। जैसे टेम्परेचर होगा वैसे ट्रीज ग्रो होंगे। जैसा गरम टेम्परेचर है, मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है विच मीन्स गर्मी है, तो वहाँ पे उस हिसाब से ट्री ग्रो होंगे, उस हिसाब से प्लांट्स ग्रो होंगे, राइट। एंड जैसे कि हमारा एल्टीट्यूड मतलब बढ़ता है, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वहाँ के ट्रीज अलग होंगे, तो वो क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारा नेचुरल वेजिटेशन, राइट। अब इसके बाद आता है हमारा फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या है? फोटो पीरियड रिजेंबल्स आ सनलाइट, सन की रेज, ओके, सन की रेज हम बनाते थे ना हमेशा बचपन में ऐसा ऐसा सन, तो सन की रेज ऑल्सो अफेक्ट्स आर नेचुरल वेजिटेशन। फोटो पीरियड, जहां पे सनलाइट ज्यादा होगी वहां पे ट्री ज्यादा ग्रो होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है कि सदर्न और नॉर्दर्न हिमालयस, मतलब जो एक पहाड़ है हमारा, कि जो नॉर्दर्न वाले हैं उनमें ज़्यादा, मतलब उनको ज़्यादा वो अच्छे ग्रीन लगते हैं, जो सदर्न वाले जो नीचे हैं उन पे ज़्यादा वो नहीं आती, मतलब जैसे कहते हैं ना वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि जहाँ पे ऑफकोर्स सनलाइट ज़्यादा आएगी वो वाले ट्रीज अच्छे ग्रो होंगे, बिकॉज ऑफकोर्स ट्रीज नीड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड, राइट, तभी तो वो ग्रो होंगे। फोटो पीरियड इज रिलेटेड टू सनलाइट, राइट, लिख भी देते हैं सनलाइट, ओके। नेक्स्ट कम्स टेम्परेचर के हिसाब से आता है हमारा उसके बाद फोटो पीरियड। देन कम्स प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन मीन्स ऑफ कोर्स हमने टेम्परेचर की बात कर ली, ठीक है, हमने धूप की बात कर ली, सनलाइट की बात कर ली, अब क्या बचा? एक ट्री को ग्रो होने के लिए और क्या चाहिए? पानी, पानी मतलब रेनफॉल। अब हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं, जहां पर बारिश ज्यादा होगी, जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है, वहां के फॉरेस्ट, वहां की वेजिटेशन ज्यादा डेंस होती है, ठीक है। तो रेनफॉल ऑफ कोर्स वाटर प्रेसिपिटेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड दैट अफेक्ट्स आर, इसे लिखते हैं रेनफॉल, ठीक है, एंड दैट अल्टीमेटली अफेक्ट्स आर नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन में हमने क्या क्या सीखा? ऑफ कोर्स हमने देखे दो मतलब फैक्टर्स कौन से होते हैं, रिलीफ एंड क्लाइमेट। रिलीफ मतलब फिजिकल फीचर्स, दैट इज आर जो हमें फिजिकल हमें दिख जाते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स लैंड, जैसे लैंड होगा उसके हिसाब से ही हमारी वेजिटेशन होगी। तो यहाँ पे हम लैंड बना देते हैं, जैसे कि ये हिल्स है तो हिल्स के हिसाब से अलग होगा, फ्लैट लैंड है तो उसके हिसाब से अलग वेजिटेशन होगी, सॉइल वेट सॉइल है तो अलग तरीके से हमारे प्लांट्स ग्रो होंगे, सैंडी सॉइल है तो कैक्टस ग्रो होगा, ठीक है, वेट सॉइल है, कोस्टल एरिया पे सॉइल है तो मैंग्रोव्स ग्रो होंगे, ट्रीज ग्रो होंगे, राइट। तो ऐसे ही ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी नेचुरल वेजिटेशन। Alright, I hope this is clear. Let's come to the next. हाँ, अभी हम आगे वेजिटेशन में हमने क्या सीखा? वेजिटेशन में क्या होता है? फॉरेस्ट। अभी बीच में मैंने बोला भी था फॉरेस्ट। तो वेजिटेशन कहीं ना कहीं जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसको हम फॉरेस्ट से डिनोट करते हैं। फॉरेस्ट जंगल है ना, क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, तो वही वेजिटेशन है। ऑलराइट, और इसके अलावा पेड़ में बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, ट्रीज होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं। सो इसीलिए बोलते हैं कि फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। फॉरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी तो कहते हैं कि ट्रीज को कट नहीं करो, ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वुड देते हैं, पेपर देते हैं, दैट इज ओके, बट ट्रीज कट क्यों नहीं करने चाहिए? बिकॉज उसके अलावा भी दे आर वेरी यूजफुल। अभी देखते हैं पेपर और ट्रीज क्या देते हैं, उसके अलावा भी हमें देखना है कि ट्रीज इंपॉर्टेंट होते हैं। वुड और पेपर के अलावा हम देखते हैं और क्या कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉरेस्ट आ सबसे पहले रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो गॉड मतलब जो नेचुरली अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं, मतलब अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज। और कभी हम यही पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन अपने आप जैसे गॉड गिफ्ट होता है,
वही तो इसलिए हम उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इसलिए उसको ओवर यूज नहीं करना चाहिए। तो फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स हमारा एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो जाता है। अब कभी कभी सोचना आप, आई डोंट नो, सब बहुत डिफरेंट अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो कभी कभी आपके कहीं गुजरे हो कहीं जहाँ पे सिर्फ पेड़ होते हैं, ठीक है, जब एक पेड़ वाला जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी, वहां पे हमेशा हवा ठंडी मिलेगी, हमेशा, ठीक है, ऐसा होता है। दैट ट्रीज, फॉरेस्ट क्या करता है, एनवायरनमेंट की एयर को अच्छी करता है, क्वालिटी अच्छी करता है। तभी बोलते हैं ना, ये पेड़ नहीं काटो। एक तो ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ जो है, बर्ड्स है, वो भी अफेक्ट होता है, बट ह्यूमन भी अफेक्ट होते हैं उससे। हमारा जो कहते हैं ना कि एयर क्वालिटी भी डिक्रीज होती है, उससे इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। अब जैसे दिल्ली कैंट है एक जगह जहाँ पे उसी रास्ते से निकलो तो वो हवा हमेशा, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ठंडी ही मिलती है, क्योंकि वहां पे कैंट एरिया है, दैट इज हमेशा हरा भरा रहता है, दैट इज ऑलवेज कूल। इतना एनवायरनमेंट उसका इतना अच्छा लगता है ना वहां से निकल के, एंड दैट उसकी खुशबू भी अलग है उस जगह की। तो दैट इज माई थिंग, मतलब अलग भी हो सकता है, दैट इज अपनी अपनी जगह का आपका सब हिसाब किताब अलग होगा, राइट। तो लिखना कॉमेंट सेक्शन में आपको ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कहीं निकलो वहां ठंडी ठंडी हवा मिलती है हमेशा, चाहे बाहर गर्मी हो रही हो, वो कहते हैं ना लू पड़ रही हो एकदम से बाहर, एकदम बहुत ज्यादा गर्मी, तब भी, बिकॉज दैट इज द रीजन वहाँ ट्रीज इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज द रीजन वहाँ भरे हैं, ग्रीनरी है। ऑलराइट, लोकल क्लाइमेट को हमारा वो करता है मॉडिफाई फॉरेस्ट, बिकॉज अभी बताया लोकल क्लाइमेट जैसा भी हो उसको भी मॉडिफाई करता है, बिकॉज ग्रीनरी है ना, क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना हमको, दैट इज वाई, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल सॉइल इरोजन। अगर सॉइल हमारी खराब होती है, बिकॉज इतने सारे ट्रीज है, इतने सारे रूट्स में जाता है उसका पेड़ की जड़ें, उसको भी क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, सॉइल इरोड नहीं होने देता। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, ऑफ कोर्स रिवर सिस्टम भी हमारा रेगुलेट होता है। और सपोर्ट इंडस्ट्रीज भी सपोर्ट करता है। इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, टिम्बर चाहिए होता है, वो चीज ऑफ कोर्स जैसे पेपर और ये सब, तो सपोर्ट करता है इंडस्ट्रीज को भी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को। It provides livelihood to many communities and we all know there are certain communities still now जो अपना घर फॉरेस्ट एरिया में ही रखते हैं, there are other communities, so उनको भी सपोर्ट करता है, right? Then ऑफर सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, ऑफ कोर्स जब हम घूमने जाते हैं, जिम कॉर्बेट क्यों जाते हैं हमें, क्योंकि अच्छा लगता है नेचुरल चीजें देखना, राइट। जिम कॉर्बेट में होता है कि हाँ वाइल्ड लाइफ भी देखेंगे, पेड़ देखेंगे, जंगल में जाना है, तो क्यों जाते हैं हम घूमने वहां पे, क्योंकि वो दिखने में सुंदर होता है, हमको अच्छा लगता है वहां पे, हमारी नेचुरल लाइफ से डिफरेंट है ना। तो हमें यहाँ इतने पेड़ पौधे दिख जाते हैं, पर जो जंगल वाला सीन है, फॉरेस्ट है, वो तो नहीं दिखता ना। दैट इज वाई घूमने के लिए भी हम उसी जगह को प्रेफर करते हैं। तो रिक्रिएशन सीनिक व्यू बहुत अच्छा लगता है। कंट्रोल्स विंड फोर्स को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर एंड कॉजेज रेनफॉल को भी कॉज करता है। ऑफकोर्स ये हमने बचपन में पढ़ा है ना, वाटर साइकिल कि जितने ऑफकोर्स कहता कि जितने हमारे पास रिवर होगा फिर उससे ही क्या करता है, वो इवापोरेट होता है, फिर रेनफॉल आती है, पढ़ा है ना वाटर साइकिल। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग द रेनफॉल। देन प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, ऑफकोर्स वाइल्ड लाइफ को तो शेल्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन सॉइल को भी ह्यूमस प्रोवाइड करता है। दैट इज मॉइस्चर, जितनी ज्यादा सॉइल फैली हुई होगी उतना उसको ह्यूमस मिलेगा। दैट इज अ टेक्सचर, जितना उसका ह्यूमस अच्छा होगा उतना ज्यादा क्या होता है, प्रोवाइड, मतलब सॉइल और एनहांस होगी, राइट। तो ये सारी चीजें फॉरेस्ट करता है। सो व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स लिखा होगा, यू विल गेट द क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 2 मार्क्स से या 3 मार्क्स से ज्यादा नहीं होगा। सो विल गेट द एंटायर फुल मार्क्स अगर आपको यही कर लोगे इसको याद। नेक्स्ट विद दिस, अभी हमने क्या पढ़ा, वाइल्ड लाइफ पढ़ा, नेचुरल वेजिटेशन थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। और हमें ये तो पता चल गया कि हाँ वाइल्ड लाइफ और जो हमारा फ्लोरा फौना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, नाउ इसी से ही हम एक और चीज पे लेकर आते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं, थोड़ा सा ये कार्टूनिश है बट इट्स ओके, इसको बोलते हैं हमारा फौना, ठीक है, हमारा सारा स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसको बोलते हैं हमारा इसको बोलते हैं फौना, इसको बोलते हैं फ्लोरा, जो हमारे सारे प्लांट स्पीशीज होते हैं, राइट। एंड प्लांट स्पीशीज एंड वाइल्ड लाइफ, तो कहते हैं प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन उसमें ह्यूमन बींग्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो ये तीनों मिलके हमारा बनाते हैं इकोसिस्टम। ह्यूमन बींग्स क्योंकि क्यों होता है,
एक तो अभी हमने देखा ना फॉरेस्ट के कितने सारे फायदे देखे हमने, क्यों एडवांटेज होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या फायदा, हम वाइल्ड लाइफ फौना को नहीं एक्सप्लोर करेंगे तो क्या फायदा। लेकिन आई एम सेइंग इट राइट हियर, हमें ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है। हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट नहीं करना। अगर एक्सप्लॉइट करेंगे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे और हमारे लिए ही कहीं ना कहीं वो है। तभी बोलते हैं पेड़ नहीं काटते। क्यों नहीं काटना, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारा आगे वाली जनरेशन आएगी उनको नहीं मिल पाएंगे पेड़, उनको नहीं मिल पाएंगे जंगल। तो विच इज कहीं ना कहीं हमारी आगे की जनरेशन के लिए वी आर सेविंग इट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिमेंबर इन द डेवलपमेंट चैप्टर वी हैव डन। सो यस, इकोसिस्टम इज द, we can say, a cycle or a relationship between fauna, flora and human beings. And जो बड़े diverse level का ecosystem होता है जिसको कहते हैं biome. Biome is the other name. Biome एक नेम है जो ecosystem को ही डिनोट किया गया, लेकिन larger, ठीक है, large, और larger के एक और वर्ड हम बोल सकते हैं that is diverse. डाइवर्स है तो दैट इज आवर बायोम, जिसका रिलेशनशिप है फ्लोरा, फौना एंड ह्यूमन बींग्स का। एंड यू सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स ने अपनी ग्रीड के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमारा फौना भी खत्म होने लग गया है, हमारा फ्लोरा भी खत्म होने लग गया है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स खत्म नहीं हो रहे हैं लेकिन फ्लोरा फौना खत्म हो रहा है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स की नीड पे हम ऐसे लालची लोग हैं कि हमें चाहिए, हमें ओवर एक्सप्लॉइट करना है, हमें कहते हैं ना कि राज नहीं आता मिला हुआ। बिकॉज ऑफकोर्स जो हमारा वेजिटेशन है रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, बट उसको हमें ध्यान से यूज करना है ना, तो वो हम करते नहीं। हमारी ग्रीड है कि भाई हमें चाहिए सारी चीजें, बट वो चीजें मॉरल साइंस आ गया बीच में कि हमें हमेशा उस चीज को अपने कॉन्शियस माइंड में लाना है कि सम और द अदर डे कभी ना कभी वो खत्म भी हो सकता है, कभी ना कभी वो खत्म हो जाएगा, हो सकता नहीं हो जाएगा ज्यादा यूज करेंगे तो। Alright, so we as human beings, we are citizens of India also, हमें ध्यान रखना है कि हम ये चीजें को, इन चीजों को भी ध्यान रखें, right? Ecosystem relationship between flora, fauna and human beings, इसको बोलेंगे relationship between flora, fauna and human beings, that is called ecosystem. Large diverse को बोलते हैं biome, right? Now we are coming on to, अभी हमने थोड़े टेक्निकल टर्म्स पढ़े, now we are coming back to our types of vegetation. Vegetation, the other word for vegetation, we are टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, जो लोग हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन एड के बिना हो रहा है, वर्जिन वेजिटेशन बोल सकते हैं इसको, जो अपने आप हुआ है, गॉड गिफ्ट हुआ है हमें, ठीक है। तो ऐसे 5 टाइप के वेजिटेशन हम पढ़ेंगे, ओके, दैट आर नेचुरल वेजिटेशन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। So the first is tropical, और हाँ, वेजिटेशन का नाम आधा क्या है, फॉरेस्ट। तो फर्स्ट फॉरेस्ट का नाम पढ़ेंगे हम, दैट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब एक बात बताओ, एवरग्रीन किसको बोलते हैं? कहते हैं ना ये गाना तो एवरग्रीन है, सदाबहार है, तो ऐसे ही ये गाना सुपर हिट है, एवरग्रीन। इन ऐसे सिंगर कहीं होते हैं सिंगर्स की जिनकी वॉइस सदाबहार होती है, भाई एवरग्रीन, कभी भी सुन लो, कोई भी जनरेशन सुन लेगी, एवरग्रीन रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ फॉरेस्ट होते हैं जो एवरग्रीन है, हमेशा के लिए हरे भरे रहते हैं, हमेशा के लिए हमेशा भरे भरे रहते हैं, दैट इज की एवरग्रीन, नाम से ही है, बहुत ज्यादा ग्रीन रहते हैं। तो ऑलवेज ग्रीन थ्रू, कोई नो मैटर कितनी रेनफॉल मिल रही है, नो मैटर कितना उनको सनलाइट मिल रही है, हमेशा। तो remains green throughout the year, ठीक है, एवरग्रीन नाम से पढ़ेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इसके बारे में और पढ़ेंगे, जस्ट दैट अभी थोड़ा सा जिस्ट ले रहे हैं हम। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें रेनफॉल ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होती है, तभी तो हमें पढ़ता है ना प्रेसिपिटेशन, तो रेनफॉल ज्यादा होगी तभी तो हरे भरे रहते हैं, हमेशा डेंस रहते हैं, ठीक है। सेकेंड हम करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अच्छा, ये ट्रॉपिकल पढ़े, ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? ट्रॉपिक्स जो अर्थ के, अब अर्थ पे आ गए हम, अर्थ के ट्रॉपिक्स पे पड़ते हैं, ऐसी जगह, ऑफ कोर्स जो इंडिया है वो इक्वेटर से ऊपर आती है, राइट? तो वो जो हमारे पास मतलब जो ट्रॉपिक्स पे पड़ते हैं,
अर्थ के ट्रॉपिक्स पे पड़ते हैं, ऐसी जगह को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ऐसे। तो इसीलिए इनको ट्रॉपिकल बोला जा रहा है, क्योंकि अर्थ के ट्रॉपिक्स पे पड़ती हैं ये जगह, ये फॉरेस्ट अर्थ के ट्रॉपिक्स पे पड़ते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इन फॉरेस्ट को बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है, बिकॉज हमेशा यहाँ पे ऑलमोस्ट बारिशें होती हैं। मॉनसून नाम से ही फेमस है मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो मॉइस्ट वाले में और एक ड्राई पार्ट पड़ता है इनका एक, और एक मॉइस्ट पड़ता है। मॉनसून फॉरेस्ट है, ठीक है, ड्राई है, और ऐसे याद करना है, ड्राई एंड मॉइस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न एंड स्क्रब्स, ठीक है। अब यहां से हमें क्या पता लगा, थॉर्न की बात हो रही है। थॉर्न मतलब कहीं बार कांटे, राइट, जैसे कैक्टस याद कर लो। तो कैक्टस क्या है, ऐसा पौधा है, ऐसा प्लांट है जो कहाँ पे होता है, डेजर्ट में होता है, राइट। तो क्या होता है, वो थॉर्न्स है उसके अंदर, और क्या होता है, वो उसमें बारिशें, ऐसा नहीं है कि बारिशें है ही नहीं, बारिशें तो हैं, रेनफॉल भी होगा, सनलाइट भी है, बट वो ऐसी जगह पे, ऐसे जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे सैंडी सॉइल होती है, राइट। सो थॉर्न्स, स्क्रब्स, ये ज्यादा इसमें थॉर्न वाले प्लांट्स होते हैं, राइट। और याद हम कर लेंगे कैक्टस, ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट फॉरेस्ट कम्स, ये जो हमारे ट्रॉपिक्स पे लाई नहीं करते हैं, दैट इज माउंटेन। माउंटेन फॉरेस्ट, नाम से ही पता लग रहा है कि ये कहाँ के हैं, माउंटेन, माउंटेन में, ठीक है, पहाड़ों वाले। सो दीज आर माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन्स में हैं, माउंटेन्स पर हैं, ठीक है, हिल्स पे हैं, माउंटेन्स पे, ऐसे फॉरेस्ट जो पहाड़ों पे हैं हमारे, राइट। एंड द लास्ट वन इज नंबर 4th आर मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट की जगह थोड़ी सी कम है, इसलिए वो लास्ट में है, ठीक है। और ये एकदम लगा लो कोस्टल एरिया पे लाई करते हैं, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरियाज पे लाई करता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, 5 टाइप की वेजिटेशन होती है जो हम पढ़ते हैं। और ये अभी जस्ट इसका जस्ट इसलिए दिया ताकि आपको थोड़ा सा याद हो सके। कई बार ऐसा होता है कि जब बुक में इतनी सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, तो एकदम से समझ नहीं आता। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर रजिस्टर, टेक आउट योर पेन, और उसको लिख लो कि ये फॉरेस्ट को हम कैसे याद करेंगे, ये फॉरेस्ट को कैसे करेंगे। जब इतना याद हो जाए, समझ आ जाए कि हाँ ये फॉरेस्ट ऐसे होते हैं, ये फॉरेस्ट ऐसे होते हैं। लास्ट में मैंग्रोव फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि वो छोटे से इंडिया के छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट नॉलेज, एग्जैक्ट पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, नाम से ही ग्रीन है, ग्रीनरी, ऐसे रहते हैं हमेशा ग्रीन, दूर से देख लो तो भाई हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहते हैं। ऑफ कोर्स सो हैवी रेनफॉल होती है, और इनकी वेस्टर्न घाट्स पे कहाँ लाया करते हैं, आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अपर पार्ट्स ऑफ असम, असम में होता है ना हमेशा बारिश होती है, तमिलनाडु, तो ऐसे मतलब बारिश बारिश बारिश, हमेशा बारिश रहती है, और वेस्टर्न घाट्स पे भी रहती है, ठीक है। और सबसे पहले हमें इनकी रेनफॉल को देखना है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब लिखना आंसर अपना यही लिखना है, 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल पड़ती है यहाँ पे, और इनके ट्रीज की हाइट होती है 60 मीटर, 60 मीटर एंड अबव, इतने ज्यादा रेनफॉल होगी। सोचो अगर एक पेड़ को इतना ज्यादा पानी मिल रहा है, इतना ज्यादा मिल रहा है, तो ऑफकोर्स पेड़ भी तो लंबा होगा, तो 60 मीटर के 60 मीटर तो है, उसके अबव भी हमारे ट्रीज जा सकते हैं। तो दैट इज आवर एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो रीजन है क्या रहता है, वेट रहता है, बिकॉज ऑफ कोर्स बारिश आ रही है तो वेट तो रहेगा, और वार्म भी रहता है, ज्यादा ठंडक भी नहीं है और ज्यादा गर्मी भी नहीं, तो इट्स वार्म, राइट। और हमेशा ग्रीन रहता है थ्रू आउट द ईयर, ऐसे इसको ग्रीन ही देखेंगे क्योंकि इसका नाम ही एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब वेजिटेशंस कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे श्रब्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, और मेजरली हम देखेंगे यहाँ पे महागनी कैसा ट्री है, रोज वुड है, एंड रबर एंड सिंचोना एंड रबर प्लांट ऐसे हैं जो हमेशा सदाबहार प्लांट्स होते हैं ना, वैसे वाले। रबर प्लांट आप कभी रख लो घर पे, उसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसा ही है, क्योंकि वो यहाँ जहाँ उसका ओरिजिन है वो ऐसा ही रहता है, ठीक है। उसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती उस प्लांट को, राइट। तो वो चीज है, ये हमारे वेजिटेशंस पाए जाते हैं हमारे
एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि वेजिटेशन और एनिमल लाइफ इंटरलिंक्ड होती है, राइट। तो जैसे वेजिटेशन होगी वैसे उसकी एनिमल लाइफ होगी। तो एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं भाई? एलिफेंट्स, मंकीज, डियर, लेमूर, राइनोसोरस और वेस्ट बंगाल के डियर बहुत ज़्यादा फेमस है। डियर ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, राइट। एंड राइनोसोरस इन असम, दैट इज़ वेरी फेमस। तो ऐसे हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट को याद किया। ये सब चीज़ें हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट की याद करनी, विल गेट द सेम मार्क्स। हमें मार्क्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इतना भी लिख दोगे अपने सेंटेंसेस में, लिखो, यू विल गेट द मार्क्स। हमें बस समझना है कॉन्सेप्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ज़्यादा रेनफॉल होती है, हमेशा ग्रीन रहते हैं, और 60 मीटर्स एंड अबव की ट्रीज की हाइट होती है। क्यों होती है ये हमें समझना है। ये तो पढ़ लिया, 60 मीटर्स होती है। क्यों होती है? जितना भाई उसको तुम पेड़ को रेनफॉल मिलेगी उतना पानी मिलेगा, तभी तो वो ग्रो कर रहा है हमेशा, तभी तो सदाबहार है। तो ये क्यों रीजन भी समझना है हमें साथ में, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी तो अपने वर्ड्स में लिख पाओगे आंसर, राइट। हमेशा ग्रीन अपीयर रहता है, वेरी इजी। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अपीयर्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट कम्स आर डेसिडियस फॉरेस्ट। हमने देखा था डेसिडियस फॉरेस्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं। ऑफ कोर्स इसको बोलते हैं पहले मॉनसून फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। इनकी रेनफॉल क्या होती है? 20 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर में इनकी रेनफॉल लाई करती है, ठीक है। तो मॉनसून जो हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट था उसमें तो होती है, उसके अलावा उससे थोड़ी सी कम होती है। उसके जितनी नहीं होती, अगर उसकी जितनी होती है, फिर यहाँ पे भी प्लांट्स एवरग्रीन रहते हैं ना, तो उसके जितनी नहीं होती उससे थोड़ी सी कम होती है, तभी तो यहाँ पे बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। ये याद रखना हमें। 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक के बीच में रेंज में इसकी रेनफॉल गिरती है, रेन पड़ती है, पानी पड़ता है, गिरता है। और इसको कैसे डिवाइड कर देते हैं हम? मॉइस्ट में और ड्राई में। मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में हम इसको टर्म कर देते हैं। अब मॉइस्ट में सबसे पहले हम देखना है कि कहाँ आता है। फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने इन फॉरेस्ट को। तो देखिए फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ये वाला जो ग्रीन पार्ट है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए, ये सारा हमारा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इतना। ये वाला सारा, ठीक है। ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट है इसको 2 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। आधा मॉइस्ट होता है और आधा ड्राई होता है। मॉइस्ट क्यों होता है? बिकॉज वो जब ज्यादा बारिश पड़ती है उसके बीच में पड़ता है, जैसे कि हमारा फुट हिल्स ऑफ हमारा वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। और जो ड्राई होते हैं वो प्लेन्स में आ जाता है, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी, ये वाले एरिया में पड़ता है। ये वाला एरिया जो छत्तीसगढ़ वाला है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज है, और जो हमारा वेस्ट ओडिशा है इसको बोलते हैं मॉइस्ट वाला। ड्राई कहाँ होते हो? बिहार की साइड पे जो प्लेन्स है और यूपी की साइड पे, वो पड़ जाता है हमारा ड्राई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी रेनफॉल की रेंज कितनी है डेसिडियस में। इतना तो हमें पढ़ लिया, 200 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर, ठीक है। मॉइस्ट में ऑफकोर्स ज्यादा होती है, बिकॉज मॉइस्ट है, ज्यादा रेनफॉल आती है, 200 to 100 सेंटीमीटर। ड्राई में 70 हो जाती है, दैट इज 100 to 170 सेंटीमीटर, राइट। फॉरेस्ट जो होता है ईस्टर्न पार्ट में, और मेजर इसमें टीक जो मॉइस्ट होता है, टीक जो हमारा ट्री है दैट इज डोमिनेंट, मतलब बहुत ज्यादा फेमस रहता है। एंड अगर हम ड्राई में देखें, सेम टीक, साल, पीपल एंड नीम, बिकॉज नीम होता है ना एकदम बड़ा सा पेड़, हरा भरा, राइट। तो वो ड्राई रीजन में पाया जाता है, होता है डेसिडियस फॉरेस्ट का पार्ट है, लेकिन उसके ड्राई वाले फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ड्राई, क्योंकि देखो नीम, पीपल, ये सब हम मेडिसिन, आयुर्वेदा के पर्पज से यूज करते हैं। दैट इज द रीजन कि लार्ज पार्ट इज क्लियर्ड, बहुत ज्यादा पार्ट क्लियर हो गया बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि ऑफकोर्स ह्यूमन वहां पे घुस आए हैं, उन्होंने हमारे एक अपने ग्रीड के चक्कर में चीजें यूज कर ली हैं। ऑल्सो कल्टीवेशन जो ह्यूमन कल्टीवेट करता है, एंड ग्रेजिंग, हमें अपना लैंड चराना भी तो है, ओवर ग्रेजिंग हो जाती है लैंड की, कहीं बार एनिमल ज्यादा उसको ग्रेज कर लेते हैं। तो दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द लैंड जो है हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट का क्लियर हो गया है, और दैट इज अ रॉन्ग थिंग। कुछ ज्यादा ही कल्टिवेशन कर लिया हम लोगों ने वहां पे, राइट। So this is the tropical deciduous forest. Next are tropical forest, thorn forest and scrubs. अब यहाँ पे देखते हैं thorn forest और scrub कहाँ पे पड़ते हैं हमारा। ये वाला एरिया हमारा thorn, ये वाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड ये। सबसे पहले एरिया देखेंगे कौन सा पड़ता है, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, देख रहे हो आप जगह के नहीं, गुजरात, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, दैट इज यूपी, ठीक है। अब ये वाले एरियाज में पड़ता है, ऑफ कोर्स दूसरे एरियाज में भी पड़ता है, दैट इज छत्तीसगढ़ वाले एरिया में भी, लेकिन हमने ये सबसे पहले पढ़ना है कि ये वाला जो एरिया है, तभी हम कहा थॉर्न फॉरेस्ट, क्यों, राजस्थान गुजरात में क्या है, ज्यादा डेजर्ट है ना, वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो ऐसे पौधे जैसे कैक्टस है तभी वहां पे ग्रो करते हैं, तभी उसका नाम थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स है, राइट। सबसे पहले ऑफकोर्स जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से भी नीचे गिरती है, बारिश कम होती है, 70 सेंटीमीटर रेनफॉल से भी कम होती है। देन थॉर्नी ट्रीज होते हैं, बुशेज होती है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में पड़ता है, राजस्थान गुजरात हरियाणा यूपी। और जो प्लांट्स हैं, मतलब कैक्टस के अलावा, कैक्टाई मतलब कैक्टस प्लांट स्पीशीज के अलावा भी यूफोर्बियस, अकेशियस पाम्स, मतलब ये जो पाम्स होते हैं ये थॉर्न होते हैं, ज्यादा इनमें ग्रीनरी नहीं होती, ग्रीन होते हैं पर उतने ग्रीन नहीं होते जितने अदर प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, राइट। तभी इनका नाम थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स है, ठीक है। स्क्रब का मतलब क्या होता है, स्क्रब मतलब भूरा भूरा, ऐसे वाले प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते, दे आर दिखने में ड्राई ड्राई से लगते हैं, राइट। और थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, तो ये हमारे पाए जाते हैं यहाँ पे। देन एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे, रैट्स, माइस, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन एंड कैमल्स। कैमल्स तो हमें पता है फाउंड होते हैं, तो ऐसे हम याद करना है, मतलब रैट, माइस, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन तो वैसे भी हर जगह पाए जाते हैं, बट मेजर कैमल्स, ठीक है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, क्योंकि गुजरात राजस्थान थोड़ा गर्म है, मतलब बहुत ज्यादा इनका टेम्परेचर ज्यादा होता है यहाँ पे, दैट इज वाई इनकी वेजिटेशन ऐसी होती है, राइट। ये हमने देख भी लिया, ये वाले एरिया एंड दिस एरिया में पड़ता है, दैट इज आवर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, टॉपिकली बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा माउंटेन, माउंटेन उसको बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। ब्लू कलर इस एरिया बिकॉज माउंटेन, बर्फ, हिल्स, आइस, है ना, इसलिए। तो हमारा माउंटेन ऑफ कोर्स देखते हैं, ऑलराइट, माउंटेन हमारा ये पड़ता है सारा, ये वाला एंड दिस एरिया, ये ऐसे, पता है हमें माउंटेन्स कहाँ हैं, ऐसा थोड़ी होता है, सब पहाड़ों पे क्यों जाते हो, पता है सबको, राइट, पहाड़, माउंटेन, ठीक है। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे हमें ये चीज देखनी है, ऑफ कोर्स माउंटेन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना हमें। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि हिल्स हम कैसे बनाते हैं, बचपन से ही हमें पता है पहाड़ ऐसे ऐसे होते हैं, राइट, ये ऐसे होते हैं ना पहाड़, बचपन से बनाते ही आ रहे हैं। माउंटेन एरियाज, माउंटेन फॉरेस्ट, सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे वेट टेम्परेचर, उनकी हाइट, यहाँ पे हम हाइट देख रहे हैं, रेनफॉल नहीं देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं। हाइट बड़ी लंबी होती है किसकी, फॉरेस्ट के पेड़ों की, दैट इज 1000 मीटर, 2000 मीटर, ये हाइट है किसकी, फॉरेस्ट की, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि स्लोप्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो होता है ना एक तरह से माउंटेन हिल्स ऐसे होते हैं, राइट, ऐसे, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के ट्रीज होते हैं, डिफरेंट हाइट के। अब ये देखिए, सबसे पहले हम नंबर 1 पे 1000 एंड 2000 मीटर के नीचे वाले हैं, ये जो नीचे, ये जो हिल्स के नीचे वाली साइड पे हैं, उनके ऊपर वाले जो आते हैं दैट इज 1530,000 मीटर के ट्रीज आते हैं, मतलब इनसे भी बड़े ट्रीज जो बीच में आते हैं, और उनसे ऊपर आते हैं दैट इज 3600 मीटर के ट्रीज, ठीक है, आते हैं ऊपर। लेकिन क्या होता है जब हम ट्रीज, ऑफकोर्स यहाँ से छोटे हैं, बड़े बड़े जब जाते हैं हम, जब हमने देखे हैं पहाड़ों पे गए हैं, सभी गए होंगे एक बार, तो हमने देखे हैं ट्रीज बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर भी, लेकिन हाइट भी ऊंची होती है, बिकॉज क्योंकि वहां पे हिल्स है, दैट इज वाई द हाइट इंक्रीज होती जाती है। लेकिन जब स्नो लाइन आ जाती है, हर जगह तो, हर पहाड़ों पे तो ज्यादा स्नो नहीं होती ना, लेकिन एट द टॉप जब स्नो लाइन आ जाती है वहां पे ट्रीज गेट स्टंटेड, उनकी हाइट्स कम होने लग जाती है। अगर वो भले ही ऊपर 3600 मीटर का पेड़ है, तो जब तक वो स्नो लाइन तक पहुंचेगा वो उसकी हाइट और कम हो जाएगी, स्टंट हो जाएगा, उसकी हाइट छोटे हो जाएंगे वहां जाके। वैसे तो बड़े होंगे, बट जब तक स्नो लाइन तक पहुंचेंगे तब तक वो छोटे हो जाएंगे, राइट। So coniferous trees like of course pine, deodar, silver fir, spruce, cedar, ये सब प्लांट्स पाए जाते हैं हमारे माउंटेन पे, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप 3 भी याद कर लोगे तब भी आपको चल जाएगा, लाइक पाइन, सिल्वर, स्प्रूस, सेडार, ये मतलब ये तो रट लो, ये रटने के लिए बोलेंगी मैम, क्योंकि ये ऐसे ही याद किए जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स हाँ, यहाँ पे हम पाए जाते हैं हमारे, ये चीज सेम यही लिखी है कि हाइट स्टंट हो जाती है एज दे अप्रोच द स्नो लाइन, जब तक स्नो लाइन तक पहुंचते हैं वहां पे उनकी हाइट स्टंट हो जाती है। एवरीथिंग इज रिटन हियर, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ और लिखा नहीं है, सेम चीज ही बोल रही हूँ मैं। ऑलराइट, देन मॉसेस एंड लिचन्स, ये भी आपको याद ही करना है, मॉसेस एंड लिचन्स वहां पे पाए जाते हैं बिकॉज वहां पे पहाड़ है, राइट, तो मॉसेस एंड लिचन्स याद कर लो, वहां पे जाके पाए जाते हैं। टुंड्रा रीजन, ऑफ कोर्स ये भी
ट्रॉपिकल टुंड्रा रीजन क्या है, ये अर्थ के पास है, अर्थ की चीज है। जब अर्थ में ट्रॉपिक्स के ऊपर क्या आता है, टुंड्रा रीजन, बिकॉज वो ऊपर वाला रीजन हो गया हमारी अर्थ का। so, जैसे कि ऊपर ऊपर पहुंचते रहते हैं वहां की हमारी, जैसे पता है आपको कि नेचुरल वेजिटेशन जैसे है, उसके अलावा हमारी वाइल्ड लाइफ भी चेंज होती रहती है, हमारे एनिमल्स भी चेंज होते रहते हैं, डिपेंड्स ऑन दोज थिंग्स। अब यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर। अब देखो डियर ही है, ये वाला डियर नहीं, ये वाला डियर, ओके डियर है लेकिन स्पॉटेड डियर हो जाएगा, स्टैग है लेकिन कश्मीर स्टैग हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट स्पीशीज हो जाती है डियर की, डिफरेंट स्पीशीज हो जाती है याक की, ठीक है। शीप होती है ऑफ कोर्स, रैबिट होता है, याक होता है, तिब्बतियन एंटीलोप होते हैं, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड है लेकिन स्नो लेपर्ड, रेयर रेड पांडा, रेयर है तभी रेयर रेड पांडा है, राइट। सो ऐसे यहाँ पे जिस हिसाब से हमारा वेजिटेशन होता है उस हिसाब से हमारे वाइल्ड लाइफ भी होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज मैंग्रोव, जो छोटे से रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज हम नहीं सीखेंगे, दैट इज डेल्टा। सबसे पहले ड्रेनेज में आई थिंक मैंने समझाया था आपको, ये वाला पार्ट को अगर हम देखें, ये वाले पार्ट को हम देखें, ये वाले पार्ट को देखें, छोटा सा ही है बट नेवरदलेस पार्ट तो है ना हमारा फॉरेस्ट का। दिस इज आवर मैंग्रोव फॉरेस्ट, राइट। ये ऑलराइट, ऑफ कोर्स हमें पता है कोस्टल एरियाज पे इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको टाइड्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कोस्टल एरियाज पे होते हैं फॉरेस्ट। और एक और चीज, ऑफ कोर्स मड एंड स्टिल्ट अक्यूमुलेट होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मड एंड स्टिल्ट अक्यूमुलेट होती है। ऑफ कोर्स डेल्टास क्या होते हैं, डेल्टास वो चीज जब रिवर अपनी स्ट्रीम में एक तरह से टुवर्ड्स द एंड पहुंचता है, वहां पे वो क्या करता है, अपना एक स्टिल्ट और जो साथ में क्या लेकर आता है मड, वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वहां पे थोड़ा थोड़ा क्या बन जाता है, वहां पे बन जाता है एरिया, एक तरह से हमारा कहते हैं जगह बन जाती है, वहां पे बन जाता है लैंड फॉर्म बन जाता है रिवर के साथ साथ ही। तो रिवर तो है, रिवर क्या होता है मड, क्योंकि रिवर फ्लो में अपना मड स्टिल्ट लेकर आता है ना, स्टोन्स एवरीथिंग, तो क्या करता है जब अक्यूमुलेट हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के जो नीचे ढलान की तरफ आता है, तो वहां पे वो चीज इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। जब फ्लो थोड़ा कम होता है तो वहां पे क्या होता है, हमारा लैंड फॉर्म बनना शुरू होता है। और ऐसी जगह पे जैसे देखो यहाँ पे लैंड फॉर्म बन रहा है, यहाँ लैंड फॉर्म बन रहा है, तो दैट लैंड फॉर्म इज नोन एज डेल्टा। यस डेल्टा, तो यहाँ पे उस लैंड फॉर्म्स को बोलते हैं डेल्टा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लैंड फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है, ड्यू टू मड टिल्ट अक्यूमुलेट होती है इसलिए। तो जैसे कि गंगा का डेल्टा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये हमने पढ़ी है ड्रेनेज में रिवर्स। तो जब इनके डेल्टास बनने शुरू होते हैं टुवर्ड्स द एंड, जब लैंड फॉर्म बनना शुरू होता है, वहां पे बन जाते हैं हमारे फॉरेस्ट, वहां पे बन जाती है हमारी नेचुरल वेजिटेशन, वहां पे गॉड गिफ्ट से हमारी नेचुरल वेजिटेशन बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसी जगह में हमारा ऑफ कोर्स जब डेल्टा बन गई तो इसी छोटी छोटी जगह में हमारे क्या बन जाता है, मैंग्रोव क्या बन जाता है, फॉरेस्ट। और इसको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज बहुत बहुत ज्यादा फेमस हैं। और सुंदरी ट्रीज प्रोवाइड हार्ड टिम्बर, यहाँ पे एक मेन सुंदरी ट्रीज होता है, सुंदरी मतलब सुंदर ट्रीज, राइट, ऐसे याद कर लो। और वो हमें प्रोवाइड करता है हार्ड टिम्बर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है हमारी इंडस्ट्री के लिए। देन पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर ऑल्सो आर द इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन मैंग्रोव फॉरेस्ट, राइट। और रॉयल बंगाल टाइगर, ये शायद मैंने ड्रेनेज में भी बताया था, सुंदरबन डेल्टा पे, सुंदरबन डेल्टा वेरी फेमस, सुंदरबन डेल्टा वहां पे फेमस होता है दिस एनिमल दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। और सुंदरबन हमारा एक डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा बनता है हमारा लैंड फॉर्म, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है रॉयल बंगाल टाइगर। प्रिडोमिनेटली कहते हैं ना कि ये है ही वहां पे फेमस टाइगर है, ठीक है। सो दैट्स इट, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर वेजिटेशन, दैट इज हमने पढ़ लिए सारे पांचों हमारे फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन, मैंग्रोव एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये ऐसे उल्टा लेकर लेकिन हमने सीक्वेंस वाइज ही किया है, राइट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में पता है, और ऊपर से ये जो होते हैं कोस्टल एरियाज में होते हैं, बहुत ज्यादा पानी होता है, राइट, कोस्टल एरियाज। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर वेजिटेशन। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट इज, जैसे हमने पता है हमें कि वाइल्ड लाइफ एज इन कि जो वेजिटेशन होती है और वाइल्ड लाइफ होती है वो कनेक्टेड होती है। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे ले जाऊंगा आपको दिस पिक्चर, तो विदाउट एनिमल्स क्या ये मतलब विदाउट
ट्रीज एंड विदाउट आर फ्लोरा, क्या ये एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे? बिकॉज अगर नेचुरली देखें तो दे नीड टू ग्रेज, इनको वेजिटेशन चाहिए, दैट टू नेचुरल वेजिटेशन. So that is the reason I told you कि natural vegetation और wildlife goes together, interlinked है और connected है. ठीक है, अब हम वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे थोड़ा सा. वाइल्ड लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हमें पता है इंडिया डाइवर्स है, इंडिया में बड़ी सारी चीजों की डाइवर्सिटी है. हमारे फौना में तो हमने फ्लोरा में तो हमने देखी, अब हम फौना में देखेंगे कितनी डाइवर्सिटी है. तो 90,000 एनिमल स्पीशीज है हमारे पास, मतलब कि 90,000 एनिमल्स की जातियां हैं. मतलब ऐसे ही नहीं कि एक ही एनिमल है तो उसकी बहुत सारे एनिमल्स और उन्हीं एनिमल्स की जातियां हैं. दैट इज कॉल्ड स्पीशीज. सेम गोज विद 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की भी हमारे पास 2000 से ज्यादा ही स्पीशीज हैं. और 13% हम बनाते हैं पूरे इंटायर वर्ल्ड में. सिर्फ इंडिया के पास 13% है हमारा फौना. राइट, देन फिश, ओनली अगर हम फिश की देखें तो 2546 तो हमारे पास फिशेज है. मतलब बहुत सारे हमारे पास टाइप्स, स्पीशीज मतलब टाइप्स ऑफ फिशेज है. ऑलराइट, वाइल्ड लाइफ ऑफ कोर्स वी नो दिस थिंग कि इंटरलिंक्ड होती है किससे? वेजिटेशन से. इसलिए हमने वेजिटेशन ज्यादा पढ़ा, कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ भी अब हम पढ़ेंगे. एलिफेंट हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैजेस्टिक एनिमल बोलते हैं एलिफेंट को. और ये ज्यादा पाए तो हर जगह जाते हैं, पर ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? असम में, कर्नाटका में एंड केरला में. ठीक है, पाए तो हर जगह जाते हैं, हम देख सकते हैं एलिफेंट्स को, पर ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? असम, कर्नाटका एंड केरला. नेक्स्ट कम्स आर वन हॉर्न राइनोसोरस. वन हॉर्न राइनोसोरस, और ये भी कहाँ पाए जाते हैं? असम एंड वेस्ट बंगाल में. यहाँ पे असम, वेस्ट बंगाल में हमारी वेजिटेशन तो ज्यादा है ही, बट उसके हिसाब से हमारी वाइल्ड लाइफ भी ज्यादा है. राइट, नेक्स्ट और पढ़ेंगे. वाइल्ड एस एंड कैमल्स कहाँ फेमस हैं? ऑफ कोर्स डेजर्ट एरिया में ना, क्योंकि कैमल्स की बात हो रही है. सो थार डेजर्ट एंड रन ऑफ कुछ में ज्यादा दे आर फेमस. प्रीडोमिनेंट बोल सकते हैं, और वी कैन से कि फेमस है. Alright, then comes our Indian bison, नील गाय. नील गाय बोलती है ना कि ब्लू वाली नील गाय नाम से हिंदी वर्ड है. ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस होती है. वेरी वेरी फेमस गेजल चौसिंगा, दैट इज चार सिंगा. एक 12 सिंगा भी होता है, विच मीन्स दीज आर टाइप्स ऑफ डियर. डियर तो एक रहेगा ना, बट उसकी टाइप्स, उसकी स्पीशीज बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में. सेम गोज विद गेजल, जैसे कि ऑफ कोर्स इट इज अ टाइप ऑफ अ डियर ओनली. तो डियर तो है, बट उसकी जातियां बहुत अलग है. बहुत सारे टाइप्स के डियर भी हैं. जैसे कि हम याद है जब हम माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ रहे थे, उसकी माउंटेन्स में देखे थे कौन कौन से एनिमल्स है, तो हमने देखा कि भाई है तो डियर, लेकिन डिफरेंट नाम का डियर है तो स्टैग, लेकिन कश्मीरी स्टैग, बिकॉज टाइप्स अलग है. जिस टाइप की वेजिटेशन उस टाइप के एनिमल्स. राइट, इजी. ये तरह के बहुत तरह के हमारे एनिमल्स पाए जाते हैं. दीज आर लेस बट और भी होते हैं. दीज आर जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट आता है आपका बर्ड लाइफ. ऑफ कोर्स बर्ड लाइफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पिकॉक, पैराकीट्स, ये छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, छोटे छोटे लगा लो, जैसे तोते होते वैसे इनको बोलते हैं पैराकीट्स. वेरी 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 फेमस. क्रेन्स, डक्स, पिजन्स बहुत ज्यादा इंडिया में प्रिडोमिनेंट, बहुत ज्यादा फेमस हैं. कहीं कहीं तो हम एवरीडे भी पिजन्स हम एवरीडे देखते हैं, कितने सारे पिजन्स हैं. तो इसलिए बोलते हैं इंडिया में डाइवर्सिटी है. पिजन्स में भी बहुत तरह के वेराइटी ऑफ पिजन्स है, बहुत तरह के टाइप्स ऑफ पिजन्स है. बर्ड्स हैं. पिकॉक वेरी इंपॉर्टेंट, देखा भी है आप सबने. पैराकीट्स, क्रेन्स, डक्स, ये तो एग्जाम्पल हैं जो आप 5 याद कर सकते हो. इनके अलावा भी बहुत सारे हैं. राइट, तो अब क्या है, बर्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन द इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे थोड़ा सा मॉरल साइंस आ जाता है, वहाँ पे हमेशा कुछ कुछ हमें ये सीखने को मिलता है कि हम ऑफ कोर्स इसको एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं इसको ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं. तो दैट इज वाई गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, अपना इनपुट देती है ताकि ये प्रिजर्व्ड रहे, ताकि ये हमेशा बचे रहे. तो गवर्नमेंट स्टेप्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स. सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि स्टेप्स क्यों यूज करती है गवर्नमेंट. स्टेप्स इसलिए यूज करती है बिकॉज वी ओवर एक्सप्लॉइट देम. हम अपने फ्लोरा फोना को ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं. यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है हमारे वाइल्ड लाइफ की, लेकिन हम अपने फ्लोरा दैट इज
वेजिटेशन को भी ओवर एक्सप्लॉइट कर देते। ये मैं आपको बता चुकी हूँ इन द बिगनिंग वाला, तो ज़्यादा मॉरल साइंस नहीं है इसमें, बट ये समझना ज़रूर है। चैप्टर के एंड में कहते हैं ना द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ऑफ कोर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन मार्क्स भी लाने हैं, उसके अलावा हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया भी ठीक है, ह्यूमन बीइंग हमें देखना है कि हम अपना आसपास भी देख रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं तो कुछ ना कुछ आवाज उठा सकते हैं कि क्यों काट रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई है कि मतलब बीच में आ रहा है, ठीक है, तब काट सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं ना कि पेड़ कट ही रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड, हम लालची हैं इसलिए, राइट। ओके, सो ओवर एक्सप्लॉइट जब हम कर देते हैं चीजों को, जब चीजें तादाद पे पहुंच जाती है भाई अभी खत्म हो जाएंगी, ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम दे विल लीड टू इमीडिएट एंड, तो इसलिए हमें हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है कि अब हम इट्स द टाइम टू प्रिजर्व, इट्स द टाइम टू प्रिजर्व, टाइम आ चुका है कि अब हमें इसको टाइम, मतलब एक मैं क्लॉक बना रही हूँ जिससे हमारे को, क्लॉक है ये, मिकी माउस नहीं है, तो हमें टाइम मतलब हमें विच मीन्स कि हमें कॉन्शियस माइंड में ये समझ आ गया कि वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग दीज थिंग्स, नाउ इट्स टाइम टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट, जिसके अंदर हमारे फ्लोरा भी आता है, फौना भी आता है, एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, तो हमें दोनों को ही बचाना है, जरूरी नहीं है सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही बचाना है, हमें अपने वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन को भी बचाना है, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स हमारे 14 बायोस्फीयर्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने बनाए गए हैं, जो कंट्री के हैं, टोटल इंडिया के अंदर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं उसको, जैसे कि उसमें आता है हमारा सुंदरबन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ मैनर, द नीलगिरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, नंदा देवी, नॉक क्रेक, ग्रेट निकोबार, मैरिस, सिमलीपाल, दिहंग दिबांग, ये मैंने कराया था ड्रेनेज में, देब्रू, सैखोला, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा, देन वी हैव पंचमरी, अचनकमर एंड अमरतकनातक, ओके, अमरकनतक, ओके, वट एवर इट्स, मतलब ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ऑफ कोर्स देन गवर्नमेंट ऑल्सो क्या स्टेप्स लेती है, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ जगह में फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस नहीं होती, बिकॉज जंगल है ना, हर कोई डरता है वहां जाने से, हर कोई ऑफ कोर्स एक्सप्लॉइट तो कर लेते हैं बट डर लगता है, जंगल है उसको कैसे एक्सप्लॉइट करें, एक्सप्लॉइट करने के लिए भी डर है, लगता है ना, जंगल है वहां पे, एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ है वहां पे, तो वहां पे भी कई बार क्या होता है एक्सप्लॉइटेशन तो जारी होती है बट हर कोई वहां पे नहीं जा पाता, सो गवर्नमेंट जाती है एंड गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट, जब फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रही है, टेक्निकल सपोर्ट मिल रही है, ऑफ कोर्स यू विल टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वहां पे टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। देन वेरी वेरी फेमस, आपको पता है कि टाइगर्स, बहुत ज़्यादा टाइगर के ऊपर हुआ था कि टाइगर अब एक्सटेंट हो जाएंगे भाई साहब, क्योंकि इतना हम ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं उस चीज़ को, हम इतना अपने ग्रीड के लिए टाइगर्स को देखने के लिए मार देते हैं ना, वेरी फेमस थिंग वी ऑल नो। तो क्या करता है कि ऐसे प्रोजेक्ट, टाइगर का तो इतना फेमस है, वी ऑल नो दिस थिंग, ऐसा नहीं कि दिट इज़ वेरी वेग है, हमें पता ही नहीं, विच इज़ वेरी फेमस। सो हर चीज को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं जिसमें गवर्नमेंट खुद अपना कंट्रीब्यूशन देती है। सो वेरी फेमस प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, तो ये सब चीजें जो अभी ऐसा लगता है कि बस आने वाले टाइम में एक्सटेंट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है, तो उनके लिए ये हमारा बनाया जाता है प्रोजेक्ट्स, या उनके लिए बनाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, कि हमने रिजर्व बना दी, ये प्रिजर्व हो गए हैं भाई, इनको ना मारना है ना इनको यूज करना है, इनके लिए मतलब बेसिकली दे आर ओनली, ये अपनी लाइफ जिए उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वी डोंट हैव टू हिंडर, ह्यूमन बींग्स वहां पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। देन ऑफ कोर्स 89 नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, 490 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है और जूलॉजिकल गार्डन्स भी बनाए गए हैं, सो दैट कि जितने हम इनको व्यू करेंगे, सीनिक व्यू तो ऑफ कोर्स बढ़ता ही है, पर जितना हम इनसे हमदर्दी जताएंगे, ऑफ कोर्स इनको मारेंगे नहीं अपने जस्ट बिकॉज ऑफ हंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, वो सब नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स ये प्रिजर्व होंगे। तो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। बट एक और चीज, गवर्नमेंट स्टेप्स क्यों लेती है, गवर्नमेंट स्टेप्स इसीलिए लेती है बिकॉज वी ओवर एक्सप्लॉइट देम, तभी तो स्टेप्स लेने की बात आती है, तभी तो हम कुछ कहते हैं ना कि अब टाइम आ गया हमें स्टेप्स लेना, बिकॉज हम ही लोग इसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं ना। अगर हम ही सुधर जाए, हम अपने ग्रीड के पीछे हंटिंग वंटिंग ये सब छोड़ दे, हंट करके इनको खाना छोड़ दें, तो इट्स बेटर कि हमारा ये प्रिजर्व ही रहेगा, गवर्नमेंट को स्टेप्स की जरूरत ही नहीं लेनी पड़ेगी, अगर हम लोग अपने एंड पे, हाँ, सारे ह्यूमन बींग्स इतनी सी बात समझ जाए,
तो गवर्नमेंट भी उस चीज में उनको स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टेप्स तो ले लिए हैं बिकॉज हमने वो चीज छेड़ दिया है। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर chapter natural vegetation and wildlife. I think I have explained you, आपको समझ आ गया होगा। we have you know towards the end of this chapter जहाँ पे हमने natural vegetation and wildlife दोनों पढ़ा, बट सबसे पहली बात हमें यही सोचनी है और यही हमें दिमाग में डालनी है कि natural vegetation and wildlife both are interlinked। जब भी नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे वाइल्ड लाइफ बीच में आएगा ही आएगा, ये नहीं कि नेचुरल वेजिटेशन अलग है वाइल्ड लाइफ अलग है, तभी एक ही चैप्टर में हम दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज द जिस्ट एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी कि दोनों साथ में ही होते हैं एंड वेजिटेशन दैट इज नेचुरल विच इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन, और उसके हमने टाइप्स भी पढ़े, सब कुछ पढ़े। तो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।